हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने छोला एम्पायर के बारे में देखा था। आज हम आगे चलेंगे और छोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली छोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग था वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था और सारी अथॉरिटी इसी के पास में थी। तो द किंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड ऑल द अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड। किंग ऑफनली ये टूर्स पर जाता था इन ऑर्डर टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजा जो है वो काफ़ी बार टूर करता था अपने साम्राज्य का, जिससे कि वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता कर सके, जान सके। तो राजा के पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी और बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। तो चोला एम्पायर के जो किंग्स थे उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हें ये शपथ दिलाई जाती थी कि वो राजा को डिफेंड करेंगे। अगर उन्हें अपनी जान की अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी का बलिदान करना हुआ तो वो बलिदान करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरीके की कसमें उन्हें दी जाती थी बॉडीगार्ड्स को। सो द बॉडीगार्ड्स वर सोन टू डिफेंड द किंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और एक वियतनाम ट्रैवलर मार्को पोलो है, ये केरला 13th सेंचुरी में विज़िट करता है और कहता है कि राजा की मृत्यु के बाद सारे बॉडीगार्ड्स अपने आप को फ्यूनरल पायर में बर्न कर दिया करते थे। तो ये छोला एम्पायर के बारे में, किंग के बारे में, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बॉडीगार्ड्स के बारे में हमने देखा। इसके बाद जो चोला थे वो बहुत ही बड़ी आर्मी को मेंटेन करते थे और इनकी 3 लिम्स थी आर्मी की, दैट वाज एलिफेंट्स, कैवलरी और इन्फेंट्री। तो ये 3 लिम्स थी आर्मी की। इसके बाद में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी भी मेंटेन किया करते थे और इसी स्ट्रॉन्ग नेवी की हेल्प से इन्होंने सारा कोरोमंडल कोस्ट को कॉन्कर किया था और अपनी टेरिटरीज़ को ओवरसीज़ एक्सपेंड भी किया था। तो इनका जो एम्पायर था उसमें 4 प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस को हम कहते हैं मंडलम इनके एम्पायर में। तो एम्पायर जो डिवाइडेड था वो 4 मंडलम्स में डिवाइडेड था और कभी कभी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे वो इनके गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। प्रोविंसेस के नीचे आते थे ग्रुप ऑफ विलेजेस और उन्हें कहते थे हम वलनाडु, और वलनाडु के नीचे आते थे नाडु या फिर वरियम, जिसे हम विलेज कहते थे। तो सबसे छोटे होते थे नाडु या वरियम, जिसे विलेज कहते हैं, और नाडु के ऊपर हैं वलनाडु ग्रुप ऑफ विलेजेस, और ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर 4 मंडलम थे। तो इनकी बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो थी नाडु। नाडु का मतलब विलेजेस, और नाडु को ग्रुप कर दें नंबर ऑफ विलेजेस में तो वो कहलाएंगे वलनाडु, और वलनाडु के ऊपर थे 4 मंडलम यानी कि प्रोविंसेस। तो चोला एम्पायर में 4 मंडलम्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो मंडलम हैं, प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के प्रिंसेस हैं उन्हें यहाँ का गवर्नर कभी कभी अपॉइंट किया जाता था। छोला एम्पायर की एक खास विशेषता थी विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नाडु का एडमिनिस्ट्रेशन। तो छोला एम्पायर में जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही एफिशिएंट था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि द छोलाज हैड एफिशिएंट विलेज सिस्टम बाय हैविंग ऑटोनॉमी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 2 असेंबलीज़ का जिक्र है। पहली असेंबली है उर और दूसरी है सभा। उर असेंबली, जो ये विलेज की असेंबली है उर, ये जनरल असेंबली थी विलेज की, और जो सभा थी ये बेसिकली जो ब्राह्मण विलेजेस थे उसमें एडल्ट जो मैन थे उनकी असेंबली थी, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे कोई नया लैंड और ओनरशिप राइट्स को ये एक्सरसाइज कर सकते थे। तो ये 2 विलेज असेंबली हमने देखी, उर और सभा। बहुत ही एफिशिएंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था और ऑटोनॉमी दी गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, यानी कि विलेज के पास में ऑटोनॉमी थी। जो विलेज के अफेयर्स थे
एक एग्जीक्यूटिव कमेटी उसे मैनेज करती थी, और इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में एजुकेटेड पर्सन्स यानी कि जो पढ़े लिखे आदमी थे और जो प्रॉपर्टी को ओ करते थे उन्हें इलेक्ट किया जाता था। तो ये जो विलेज है, विलेज को जो मैनेज करती थी वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो एजुकेटेड पर्सन मेंबर्स थे जो किसी प्रॉपर्टी के मालिक थे, वो इलेक्ट हुआ करते थे या तो लॉट के थ्रू या फिर रोटेशन के थ्रू, और इन मेंबर्स को रिटायर होना था हर तीसरे साल। So the affairs of the village were managed by executive committee, to which educated person owing property were elected either by drawing lots or by rotation. These members retire every 3 years. इस कमेटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी थी जो थी टैंक कमेटी, और ये टैंक कमेटी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था विलेज में, उस चीज़ को मैनेज किया करती थी। इसके अलावा विलेजेस को हम कहते थे वरियम या फिर नाटू, और थोटा वरियम था गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। अरी वरियम ये है इंचार्ज ऑफ टैंक या फिर वाटर, और पेन वरियम ये है रिलेटेड टू फाइनेंस। इसके बाद में अगर हम सोसाइटी और ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो देवदासी सिस्टम था यहाँ पर। देवदासी जो है वो सेरिमोनियल डांसेस को परफॉर्म किया करती थी। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो गर्भगृह, जहाँ जो इनर मोस्ट चैम्बर था जहाँ पर चीफ डायटी रिसाइड करती थी, यानी कि जो गॉड हैं, मेन जो गॉड हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, गर्भगृह में। ठीक है, विमान जो है 5 से 7 स्टोरी की एक बिल्डिंग है अबव गर्भगृह, तो ये गर्भगृह है जहाँ पे चीफ डायटी है, इसके ऊपर इस तरीके से एक बिल्डिंग आपको, स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसे बोलेंगे हम विमान। इसके अलावा मंडप आपको मिलेगा। मंडप जो है एक हॉल होगा यहाँ पर, तो ये मंडप है जो सेंटम के बिल्कुल एकदम फ्रंट में है। ये आपका सेंटम है जहाँ पर चीफ डायटी हैं या फिर गर्भगृह, और इसके बिल्कुल एकदम फ्रंट में मंडप मिलेगा। और मंडप एक ऑडियंस हॉल है जहाँ पे ऑडियंस मौजूद रहती है, और यहाँ पर कुछ सेरिमोनियल डांसेस भी होते हैं। और ये जो पैसेज है, जो सेंटम के चारों तरफ जो पैसेज है, यहाँ पर आपको गॉड की इमेजेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो इस टेम्पल का एंट्री है, वो गेट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं, और इनको बोलते हैं हम गोपुराम। तो देखने में इस तरीके से लग रहा है कि ये जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल एकदम मिनिएचर सिटी बन गया है या फिर एक महल बन गया है। तो इस तरीके से कुछ देखने को हमें मिलता है चोला एम्पायर में। तो टेम्पल्स एंजॉयड रिवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो जो टेम्पल्स हैं इन्हें लैंड ग्रांट्स मिलती है, और जो बहुत ही वेल्दी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं उनसे डोनेशंस मिलती हैं टेम्पल्स को। और कुछ टेम्पल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तक बन गए थे, और कुछ टेम्पल इतने रिच हो गए थे कि वो बिजनेस में एंट्री कर गए थे। वो टेम्पल्स मनी दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, और बिजनेस एंटरप्राइजेज में पार्ट लिया करते थे। ये पैसे को स्पेंड किया करते थे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टैंक्स की खुदाई करने के लिए, वेल्स कुएं बनाने के लिए, और इरिगेशन चैनल्स बनाने के लिए। तो हमें देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि चोला एम्पायर में कल्टीवेशन और इरिगेशन पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अब द्रविडियन आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स बने हैं, दैट इज़ कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में जो कि राजा राजा वन ने बनवाया था। और बृहदेश्वरा टेम्पल को राजा राजा टेम्पल भी हम कहते हैं, क्योंकि चोलाज के अंदर एक हैबिट थी कि वो किंग और क्वीन की जो इमेजेस हैं
वो टेम्पल में वो इंस्टॉल किया करते थे। तो टेम्पल्स जो हैं वो वर्शिप की जगह थी, देवर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सोशल और कल्चरल लाइफ का ये हब बन चुके थे और बिजनेस सेंटर भी ये बन चुके थे। स्कल्पचर की बात करें तो स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रवणबेलगोला। इसके बाद छोला एम्पायर की बहुत ही डिस्टिंक्टिव एक स्कल्पचर है नटराज की मूर्तियाँ। नटराज क्या है, ये डांसिंग फिगर है, शिवा, लॉर्ड शिवा को डांस करते हुए दिखाया गया है और इनके जो है 4 हाथ इसमें दिखाए गए हैं। तो ये नटराज जो है, नटराज जो स्टैचूज़ हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, ये छोला एम्पायर को बिलोंग करती हैं। संस्कृत लैंग्वेज जो है ये हाई कल्चर और किंग्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी और इसे स्कॉलर्स और पोएट्स भी यूज़ किया करते थे संस्कृत लैंग्वेज को। तो संस्कृत जो है हाई कल्चर की लैंग्वेज थी इनके एम्पायर में। इसके अलावा नैनमार और अलवार जो संत थे वो बहुत ही फ्लरिश करे छोला एम्पायर में। नैनमार जो संत थे वो शिवा के फॉलोअर थे और अलवार्स जो थे वो विष्णु भगवान के फॉलोअर्स थे। इनके साम्राज्य में, छोलास के साम्राज्य में फॉरेन ट्रेड बहुत ही फ्लरिश करती है, जिसकी एडवांटेज मिलती है मर्चेंट्स और आर्टिसंस को, क्योंकि फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो मर्चेंट्स और आर्टिसंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ब्राह्मण को ग्रांट्स मिलती हैं और टेम्पल्स को भी लैंड ग्रांट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से कल्टीवेशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है छोला एम्पायर में। छोलास जो हैं वो इरिगेशन को बहुत ही अटेंशन पे करते हैं और कावेरी नदी का उपयोग ये करते हैं इरिगेशन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे पानी के टैंक्स और वेल्स ये बनवाते हैं। कुछ छोला रूलर्स जो हैं वो इलेबरेट सर्वे करवाते हैं ज़मीन का, जिससे कि वो गवर्नमेंट का शेयर लैंड रेवेन्यू में फिक्स कर सकें। और जो मॉडर्न असेसर्स हैं वो इस लैंड टैक्स को कैलकुलेट करते हैं कि ये 1/3 ऑफ प्रोड्यूस रहा था। छोला रूलर्स को जो इनकम मिलती थी वो बेसिकली लैंड टैक्स से मिलती थी, जो टोल्स टैक्स था उससे मिलती थी, यानी कि ट्रेड के दौरान जो टोल्स पर टैक्स हुआ करता था उससे मिलती थी। इसके अलावा प्रोफेशंस पर भी टैक्स लगाया करते थे और जो नेबरिंग कंट्रीज से ये प्लंडर किया करते थे। तो ये 4 सोर्सेस थी इनकी इनकम की। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि छोला रूलर जो थे वो बहुत ही वेल्दी रूलर्स थे। तो यहाँ हम इसको फिनिश करते हैं डेक्कन और सदर्न किंगडम्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एज ऑफ 3 एम्पायर्स या फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, और ये पीरियड था 800 से 1000 AD का, जिसमें 3 एम्पायर गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट, ये 3 एम्पायर कन्नौज पे अपना कब्जा करने के लिए फाइट करते हैं और लास्ट में गुर्जर प्रतिहार इनमें विजयी होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।